अपने YouTube चैनल घंटी कोचिंग में। फ्रेंड्स, आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम क्लास 11 फिजिक्स के एनसीईआरटी बैक एंड एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस करने वाले हैं फॉर एवरी चैप्टर, स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट्स एंड मेजरमेंट से लेकर वेव्स तक। सारे चैप्टर्स के एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के सॉल्यूशन करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला वीडियो, बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप आगे बढ़ने से पहले एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाले फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 1.1a, फिल इन द ब्लैंक्स। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर क्यूब। हमें एक क्यूब दिया हुआ है, इसका डायमेंशन साइड्स 1 सेंटीमीटर है। इस क्यूब को हमें इसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ मीटर क्यूब। आइए सॉल्व करते हैं। हमने जूनियर क्लासेस से बचपन से बहुत बार पढ़ते आए हैं सेंटीमीटर और मीटर के यूनिट कन्वर्जन्स। हमने बचपन में पढ़ा है, इस चैप्टर में भी पढ़ा है हमने। आइए करते हैं। हमें पता है जब भी आप वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम हमारा होता है वॉल्यूम V इज इक्वल टू, अगर हम साइड को A मान ले, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है साइड हमारा A इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमारा वॉल्यूम होता है एज का क्यूब। ये हमारे एडजस्ट हैं, इसे आप साइड्स भी बोल सकते हो, साइड भी कहते हैं, साइड्स कह लो, एड्ज कह लो, ठीक है। ये हमारा वॉल्यूम होता है एज का क्यूब, ठीक है। या फिर ए क्यूब, हमने ए माना यहां पर, और ए हमारा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेंटीमीटर में दिया हुआ है। सो वॉल्यूम ए क्यूब, और हमें पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 1 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए। तो हम सॉल्व करते, वैल्यू पुट करते हैं इसमें। वॉल्यूम V इज इक्वल टू ए क्यूब, ए की वैल्यू है सेंटीमीटर में, हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं 1 इंटू 10⁻²² मीटर होल क्यूब। तो ये हो गया हमारा 1 इंटू 10⁻⁶ मीटर क्यूब, और ये है हमारा आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मिलीमीटर स्क्वायर। हमें एक सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है, इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर और हाइट है 10 सेंटीमीटर। इसका हमें सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। आइए सॉल्व करते हैं। एक सॉलिड सिलेंडर दिख रहा है फ्रेंड्स आपको, इसका सॉलिड सिलेंडर का हमको सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। होता क्या है, हमें इस क्वेश्चन में रेडियस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ये इसका रेडियस हो गया, और हाइट दिया हुआ है हमको 10 सेंटीमीटर। रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। हमें पता है सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर क्या होता है। सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर S इज इक्वल टू होता है ये सर्कल, इसका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। तो दोनों का एडिशन होगा 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस ये सॉलिड सिलेंडर क्या है, एक डिस्क है। एक डिस्क को आप एक के ऊपर एक स्ट्रैप करते जाइए तो सिलेंडर बन जाता है, ठीक है। डिस्क का सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, और कितना हाइट तक गया 2 पाई आर इंटू एच। तो ये हमारा हो गया सरफेस एरिया पूरा, ये कर्व सरफेस का हो गया 2 पाई आर एच। तो प्लस हो गया 2 पाई आर इंटू एच। तो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। ये हो गया हमारा सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अब हम कुछ नहीं करना, हमको वैल्यू पुट करना है, हमें मिलीमीटर स्क्वायर में फाइंड करना है। हमें दिया हुआ सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर और मिलीमीटर का रिलेशन क्या होता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, ठीक है। अब इसको हम पुट करते हैं वैल्यू, ठीक है। रेडियस दिया हुआ है r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻1 mm। हाइट दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10⁻1 mm। बस इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे यहाँ पर। S इज इक्वल टू 2
पाई की वैल्यू रखते हैं हम डेसिमल में, इंटू 3.14 इंटू 20 इंटू आर प्लस एच, आर 20 प्लस 100 120, ये हो गया mm स्क्वायर। इसको हम पूरा सॉल्व करते हैं तो आता है हमारा आंसर 15072 mm स्क्वायर। बट दिस इज नॉट द आंसर। हमारा आंसर हमको क्वेश्चन में पहले दिया हुआ है, हमको सिग्निफिकेंट फिगर्स को फॉलो करना है। सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल ये कहता है, जब आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो r और h, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 है और h में सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है, तो हमें अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन रूल जो लीस्ट नंबर ऑफ फिगर्स होते हैं वही उसमें ही वही हमको कंसिडर करना होता है, और हमारा फाइनल आंसर भी उस लीस्ट नंबर में ही आंसर आना चाहिए। मतलब हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए 2 डिजिट में आंसर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस रेडियस, अकॉर्डिंग टू दिस रूल। तो हमारा फाइनल आंसर ये 5 डिजिट्स में दिया हुआ है, दिस इज नॉट द आंसर। फाइनल आंसर हमारा होना चाहिए 2 डिजिट्स में, तो हमारा आंसर होगा s इज इक्वल टू 1.5। ये हमारा आंसर है अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स रूल। ये हमारा हो गया आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए व्हीकल मूविंग विद स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर कवर्स डैश मीटर इन 1 सेकेंड। हमें एक व्हीकल दिया हुआ है जिसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर, हमको बताना है कि मीटर पर सेकंड में इसकी वैल्यू क्या होगी। अगेन ये भी यूनिट कन्वर्जन है, बेसिक्स हमें पता होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ये बेसिक कन्वर्जन है, ये तो बहुत छोटा है, इससे ज्यादा डिटेल में भी हमें थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। ये मैंने बताया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दिया हुआ है वैल्यू, जो दी स्पीड की वैल्यू, स्पीड इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। हमें कन्वर्ट करना है इसको मीटर पर सेकंड में। चलिए स्टार्ट करते हैं। 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर अपॉन आवर। हमें पता है 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर और 1 आवर में होता है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स और 1 मिनट में होता है 60 सेकंड्स। तो ये हो गया 36, ऐसे भी लिख सकते हैं 60 इंटू 60 सेकंड्स। हमें बताना है मीटर पर सेकंड में वैल्यू, तो ये हो गया 18 इंटू किलोमीटर को मीटर में 1000 मीटर अपॉन 60 इंटू 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू हो गई। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 0 से गया 0, 0 0, 2 3 जा 2 5 जा, तो ये हो गया 6 3 3 3, तो बचा नीचे 18। ठीक है, ऊपर बचा 5 और नीचे बचा 18, तो ये हो गया 5/18। ठीक है, 5/18 मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये तो हो गया हमारा मैथमेटिक्स, पर हमें पता होना चाहिए अगर 5 सॉरी ओनली 5 नॉट 18, ओनली 5 कैंसिल हो गया, मतलब 5 मीटर पर सेकंड। बट ये तो हो गया हमारा बेसिक कन्वर्जन यूजिंग वैल्यूज। हमें एक ट्रिक मालूम होनी चाहिए। अगर आपको किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ वैल्यू, किलोमीटर पर आवर, ये एक ट्रिक है, और आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। ये हमारा ट्रिक, ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है, ये शॉर्टकट है, किसी भी वैल्यू को आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, इसको पुट कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.3, इट्स डेंसिटी इज डैश ग्राम सेंटीमीटर -3 और डैश केजी पर मीटर क्यूब। तो हमें एक डेंसिटी की वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू है 11.3, रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है 11.3। ये हमारा दिया हुआ रिलेटिव डेंसिटी। हमको इसको ग्राम सेंटीमीटर -3 एंड किलोग्राम मीटर -3 में शो करना है, बताना है क्या होगा इसकी वैल्यू। -3
तो हमें पता होना चाहिए रिलेटिव डेंसिटी होती क्या है। रिलेटिव डेंसिटी होती है, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, रिलेटिव डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेंसिटी। स्टैंडर्ड हम जनरली लेते हैं फॉर एनी लिक्विड। यहां पर हमारे पास लेड दिया हुआ है, तो लेड होगी इसके लिए होगी एक सॉलिड है, इसके लिए स्टैंडर्ड होगी वाटर, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहां पर इन टर्म्स ऑफ मैं ग्राम की बात करूं, रिलेटिव डेंसिटी हमें दिया हुआ है 11.3 और डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस में फाइंड करना है। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस वाटर के लिए फिर ग्राम हो गए 1, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ लेड हो गई यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लेड, ये हो गया 11.3 इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब -3, ठीक है। अब यही क्वेश्चन हमको केजी पर मीटर क्यूब में करना है, तो केजी पर मीटर क्यूब में इंटू 1000 हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर स्टैंडर्ड ग्राम के लिए कुछ नहीं करना है, केजी के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना और कुछ नहीं बस। तो 11.3 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन सिंपली 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हो गया 11.3 इंटू 1000, ये हो गया 11300, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर इन केजी पर यूनिट भी लिखना पड़ेगा। ये हो गया केजी पर मीटर क्यूब, ये हो गया आंसर, और ये हो गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन टर्म्स ऑफ ये आंसर, ठीक है। ये हमारा था क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट 1.2 फिल इन द ब्लैंक्स बाय सुटेबल कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ए 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू डैश ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें एक यूनिट दिया हुआ है 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हमको कन्वर्ट करना है ग्राम पर सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें पता है, हमने पहले ही इसमें किया हुआ है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, ये हमें पता है। सिमिलरली 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। कुछ नहीं, अब इस कन्वर्जन को इस क्वेश्चन में लगा देना है हमको, ठीक है। हमें पता है 1 kg को अगर 1000 में मैं लिखूं इन टर्म्स ऑफ ग्राम में, 1 kg इज 1 इंटू 10⁻³ इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है मतलब 10⁻² सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया, और सेकंड स्क्वायर तो सेकंड स्क्वायर ही है। सो इसका आंसर हो जाएगा 10⁻³ इंटू 10⁻⁴ सेकंड पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हो गई 10⁻⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 1.2 बी 1 मीटर इज इक्वल टू डैश LY। सबसे पहले हम जानते हैं LY क्या होता है। 1 मीटर इज इक्वल टू डैश LY। LY में एक छोटा इंट्रोडक्शन दे दूं कि LY होता क्या है। LY इज नथिंग बट लाइट ईयर। लाइट ईयर इज, ये एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस है, ये एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस है, मतलब हमारे जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हैं, प्लैनेट सिस्टम, ये डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लैनेट्स के बारे में मेजर करने के लिए ये यूनिट यूज होता है बड़े बड़े डिस्टेंस मेजर करने के लिए। इंटर गैलेक्टिक डिस्टेंस, इंटर प्लैनेटरी डिस्टेंस, इस तरह के बड़े बड़े डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज होता है ये लाइट ईयर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी बोलते हैं, वो अलग है, ये लाइट ईयर है। लाइट ईयर का एक सिंपल डेफिनेशन ये है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज नोन एज लाइट ईयर। चलिए कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेशन की कितना डिस्टेंस होगा। हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है, ये हम जानते हैं। स्पीड किसका, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट होता है
3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो डी तो डी रहेगा। टाइम मतलब 1 ईयर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर मतलब 365 डेज इंटू 24 आवर्स इंटू सेकेंड। ये 1 ईयर में इतना सेकेंड्स होता है। अब डिस्टेंस की वैल्यू हम कैलकुलेट करें, 3 इंटू 10⁸ इंटू 365 इंटू 24 इंटू 3600 इतना मीटर, ठीक है, इतना मीटर हो गया। ये आपका होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ये हो गया जितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, ठीक है, ये हो गया हमारा डिस्टेंस। तो हम कैलकुलेट करते हैं 1 मीटर इज इतना लाइट ईयर, मतलब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 1 लाइट ईयर डिस्टेंस, तो 1 मीटर हो गया। सो 1 मीटर क्या हो जाएगा, 1/9.46 इंटू 10⁻15 L/। इसको हम कैलकुलेट करेंगे 0.056 इंटू 0.0107 इंटू 10⁻15 लाइट ईयर। बट हमको सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है तो उसके वैल्यू होती है 1 से लेकर 9 के बीच में 1.07 इंटू 10⁻16। या अगर हमें पता है, देखो सिग्निफिकेंट फिगर ये कहता है लेफ्ट हैंड साइड जितना डिजिट्स है राइट हैंड साइड भी उतना ही होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू हो गई 1 इंटू 10⁻16 लाइट ईयर और सिंपली 10⁻16 लाइट ईयर। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू डैश किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को डैश किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी बहुत किए हैं। इसमें हमें पता है 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर, या 1 मीटर हो गया 10⁻³ किलोमीटर, ठीक है। सिमिलरली 1 आवर होता है 60 इंटू 60 सेकेंड्स। सो 1 सेकेंड होता है 1/60 इंटू 60 आवर। इन दोनों का यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ठीक है, तो किलोमीटर हो गया 10⁻³ 3 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई, इसको पुट कर देंगे 1/60 इंटू 1/60 स्क्वायर है यहाँ पर स्क्वायर, तो स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये हो गया वैल्यू आपका 3.8888 इंटू 10⁻⁴ किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। बट हमारे क्वेश्चन में सिग्निफिकेंट फिगर्स का खास ध्यान रखा गया है और रखना पड़ेगा। क्वेश्चन में दिया है 3.0 मीटर, एक्चुअली 3.0 मीटर है, 3.0 मतलब यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं 2। तो हमारे फाइनल आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, मतलब इसका आंसर हो गया 3.9 इंटू 10⁻⁴ किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। 3.9 क्यों लिया गया, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स का एक आंसर है, हमने पहले किया हुआ है। जब कोई टॉपिक आया तो हम समझाऊंगा 8 कि जब इनको 9 से को रिप्लेस किया गया, तब तक के लिए यही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 1.2 पार्ट डी। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को चेंज करना है सेंटीमीटर क्यूब सेकंड स्क्वायर पर केजी इनवर्स में। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं न्यूटन की वैल्यू क्या होती है इन टर्म्स ऑफ केजी और मीटर में, ठीक है। हमने पहले ही पढ़ा हुआ है 1 न्यूटन होता है, 1 न्यूटन है फोर्स का यूनिट, और फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हो गया केजी, एक्सेलरेशन हो गया
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो 1 न्यूटन हो गया 1 kg पर मीटर सेकंड स्क्वायर। आइए अब इसको डायरेक्टली पुट करते हैं इसमें। G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। न्यूटन की वैल्यू हो गई यहाँ से, न्यूटन की वैल्यू रख देंगे kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू ये मीटर स्क्वायर इंटू पर केजी स्क्वायर, kg पर केजी स्क्वायर। अब इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या है, kg इंटू kg माइनस 2, kg प्लस 1 kg माइनस 2, ये हो गया kg माइनस 1। मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, सेकंड स्क्वायर कुछ नहीं है तो सेकंड स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड यूनिट। इसको हमको चेंज करना है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर पर ग्राम इनवर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करते हैं। मीटर क्यूब इसको लिख देते हैं वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर होता है, तो 10⁻² सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्क्वायर सेम रहेगा, सेकंड स्क्वायर इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो हो गया अपॉन ग्राम इनवर्स केजी इनवर्स, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। हमें पता है 1 kg होता है 1000 ग्राम्स। सो 1 ग्राम हो गया 1/1000 kg। तो कुछ नहीं करना है, 1000/1000 से मल्टीप्लाई करना है या 1000 से डिवाइड कर लो, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर यहाँ पर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻⁻3, ये हो गया -11 प्लस 6 -5 -5 -3 -8। तो ये हो गया 6.67 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर क्यूब सेकंड इनवर्स ग्राम सेकंड पर सेकंड स्क्वायर ग्राम इनवर्स। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ए कैलोरी इज a unit of heat, energy in transit, and it equals about 4.2 joule, where 1 joule is equal to 1 kg meter square per second square. Suppose we employ a system of units in which the unit of mass equals alpha kg, the unit of length equals beta meter, the unit of time is gamma seconds. Show that a calorie has a magnitude 4.2 alpha inverse beta minus 2 gamma 2 in terms of new units. फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमको एक हीट का यूनिट दिया हुआ है। हीट के 2 यूनिट होते हैं, एक कैलोरी एक जूल। इसमें दिया हुआ है कि 1 कैलोरी इज इक्वल 4.2 जूल और 1 जूल की वैल्यू होती है 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक तो हमें मालूम था। जूल की यूनिट और डायमेंशन हमें सारे मालूम है। पर इस क्वेश्चन में हमको और एक चीज दिया हुआ है, ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको एक न्यू यूनिट दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा। आपको न्यू यूनिट ओल्ड यूनिट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर से लेकर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर से लेकर एक न्यू यूनिट है अल्फा इनवर्स बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। इसमें हमको बीटा -2 गामा स्क्वायर में चेंज करना है। ये है ओल्ड और ये है न्यू। इस ओल्ड से न्यू में हमको एक नया डायमेंशन बताना है। यहाँ तक तो ठीक है, इसकी कितने मैग्नीट्यूड होगी हमको इस मैग्नीट्यूड बताना है आपको, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। बहुत इजी है बट ट्रिकी है। सॉल्व कैसे करना है ये मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझना। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। हमें पता है 1 जूल की वैल्यू क्या होती है। हमें सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। 1 कैलोरी होती है, 1 कैलोरी इज इक्वल 4.2 जूल होता है और 1 जूल की वैल्यू होती है 1 kg मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक तो हमें मालूम था, ये दोनों हमें मालूम था। हमें अब क्या फाइंड करना है। ओल्ड यूनिट दिया हुआ है 1 जूल इज इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर सेकंड -2 और एक नया यूनिट है, मान लेते कोई वैल्यू हमें जब मालूम नहीं है, हम एक नया मान लेते हैं कैपिटल न्यू मैग्नीट्यूड है तो कैपिटल M मान लेते हैं इसको।
न्यू मैग्नीट्यूड है, इसको हम कैपिटल एम मान लेते हैं। इसकी वैल्यू दी हुई है अल्फा, अच्छा बीटा स्क्वायर दिया हुआ है ना, बीटा स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, बीटा मीटर दिया हुआ है और बीटा यहाँ पर मीटर स्क्वायर है तो बीटा मीटर होल स्क्वायर और गामा सेकेंड होल -2। ये हमें नया डायमेंशन में हमको इस मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारा मैग्नीट्यूड है, इसमें इसकी क्या रिलेशन है ये बताएगा हमें आपस में क्या रिलेशन है। आइए फाइंड करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमने थ्योरी पार्ट में डायमेंशनल एनालिसिस में हमने कुछ पार्ट पढ़े थे, 1 2 3 कुछ 4 पार्ट्स थे, उसमें हमने पढ़ा था। ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ कुछ नहीं मतलब मैग्नीट्यूड इसको 1 है तो मान लेते हैं m1, इसके ये यूनिट है इसको मान लेते हैं u1, ये मैग्नीट्यूड हम मान लेते हैं m2 और ये यूनिट है u2। ठीक है, तो हमारा सॉल्व करते टाइम m1 u1 हो गया इज इक्वल टू m2 u2 हो गया। ठीक है, हमको इसकी वैल्यू चाहिए m2 की वैल्यू, तो m2 की इज इक्वल टू m1 u1 अपॉन u2 हो गया। यहाँ तक हमने स्टैंडर्ड रिलेशन एस्टैब्लिश कर दिया कि m2 की वैल्यू जो होगी m1 टाइम्स u1 बाई u2 होगी। आगे सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा इसको आगे। अब u1 हमारी क्या है, u1 है ये kg मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। m1 की वैल्यू 1 है, हमको m2 की वैल्यू निकालनी है मैग्नीट्यूड में। m2 इज इक्वल टू m1 की वैल्यू 1 है, m2 की वैल्यू kg मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। ठीक है, मीटर स्क्वायर सेकंड -2। ठीक है, ये -2 हो गई। इसके बाद नीचे दिया हुआ है u2 की वैल्यू, u2 हमारी ये है अल्फा बीटा स्क्वायर मीटर स्क्वायर गामा -2 सेकंड -2। ठीक है, यहाँ तक हमने वैल्यू पुट कर दी। अब जो कैंसिल है उसको कैंसिल कर लीजिए। जैसे केजी भी है यहाँ पे, यहाँ केजी भी अल्फा केजी भी है तो अल्फा केजी यहाँ पे लिख देते हैं। अल्फा केजी से केजी कैंसिल, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल। तो बच्चा क्या m2 की वैल्यू हो गई अल्फा इनवर्स बीटा -2 गामा 2। बट ये वैल्यू है ये हमारे जूल में, इसको ध्यान रखिएगा, ये हमारे जूल में है ये। बट हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कैलोरी में निकालना है। एक कैलोरी होती है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल और जूल की वैल्यू हमने अभी निकाली ये वाली, तो हो गई 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा -2 गामा 2। ये आंसर है, यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। प्रूफ हो गया। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, अगर आपको समझ में नहीं आया इस वीडियो को फिर से स्टार्टिंग पे ले जाइए और फिर से समझने की कोशिश कीजिए हमने क्या किया। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में कैलोरी दी हुई है, कैलोरी की वैल्यू दी हुई है। उसके बाद हमने एक और जूल की वैल्यू 4.2 जूल, और जूल होता है इतना 4.21 जूल इक्वल 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद हमने क्या किया, दोनों मैग्नीट्यूड और यूनिट्स दोनों को कंपेयर किया, साइड बाय साइड रखिए और वहां से m2 की वैल्यू निकाली हमने। m2 की वैल्यू निकालने के बाद आपको हमने यहाँ रख दिया, इसमें स्टैंडर्ड वैल्यू में u1 और u2 की वैल्यू दिया हमने यहाँ पे दोनों क्या आती है, और वहां से हमने m2 की वैल्यू निकाली है न्यू मैग्नीट्यूड में। ठीक है, एक बार और इस वीडियो को देखिए ध्यान से, शुरू से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक 2 बार 3 बार देखिए, तब समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्व किया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 1.4, और ये कह रहा है कि एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट क्लियरली। टू कॉल ए डायमेंशनल क्वांटिटी लार्ज और स्मॉल इज मीनिंगलेस विदाउट स्पेसिफाइंग ए स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन। इन व्यू ऑफ दिस रिफ्रेम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वेरेवर नेसेसरी। आगे बढ़ने से पहले जो ये स्टेटमेंट लिखा है इसको एक बार समझते हैं। इसमें लिखा है टू कॉल ए डायमेंशनल क्वांटिटी लार्ज और स्मॉल इज मीनिंगलेस विदाउट स्पेसिफाइंग स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन। बिल्कुल सही लिखा है, इसमें बिल्कुल सही लिखा है। अब इसको समझते हैं सही कैसे है। इसको समझने के लिए हम 2 अलग अलग नजरिए देखते हैं, एक लॉजिकल एक टेक्निकल। टेक्निकल हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले लॉजिकल देखते हैं। जब हम कहीं बाहर जा रहे होते हैं, हम कई लोगों से मिलते हैं, हम डे टू डे लाइफ में हम बहुत लोगों से मिलते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, कहीं आपके सोच में आया होगा, किसी इंसान को आपने देखा
और आपने कहा ये आदमी गोरा है, या ये आदमी काला है, या ये आदमी लंबा है, ये आदमी छोटा है। आपने किसी देखा ऐसा कहा होगा, आपने कैसे कह दिया कि ये आदमी गोरा है, काला है, लंबा है, छोटा है? आपके दिमाग में एक स्टैंडर्ड नंबर है, एक स्टैंडर्ड, एक फिक्स है, आपने दिमाग में फिक्स कर दिया है कि अगर मुझे इस कलर से ज्यादा कलर, अच्छा कलर दिखा तो आप उसे गोरा कहेंगे, इस कलर से कम कलर दिखा तो आप उसे काला कहेंगे। इस हाइट से ऊपर, सपोज कोई 5 फुट का इंसान है, आपने किसी 6 फुट के इंसान को देखा तो आपने कहेंगे ये आदमी लंबा है, और किसी 4 फुट के इंसान को देखा आपने तो आप कहोगे ये आदमी छोटा है। तो ये एग्जाम्पल आपने जो रेफरेंस माना 5 फुट, ये स्टैंडर्ड रेफरेंस है। इससे ऊपर आपने कहा ये आदमी लंबा है, इससे नीचे आपने कहा 4 फुट जो है वो छोटा है। बहुत लॉजिकल ये क्वेश्चन है और ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है, समझिए इस क्वेश्चन को। इसको आप अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। देखो अब इसका टेक्निकल आंसर क्या होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है, 4 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट इज एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। ये इसका टेक्निकल आंसर क्या होगा? एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, मतलब एक स्टैंडर्ड लाइन दे दी गई है, एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। आपको रिफ्रेम करना है और कंपैरिजन करके बताना है कि कैसे छोटा है। जैसे कि मैंने अभी कहा, मैंने एक एग्जांपल लिया, आदमी लंबा है, छोटा है, तो आपके रेफरेंस में 5 फुट का इंसान था, आपने उसके कंपैरिजन में कहा 6 फुट का आदमी लंबा है, 4 फुट का आदमी छोटा है। सिमिलरली एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को आपको कंपैरिजन करना होगा। वेरी स्मॉल कैसे? एक लाइन ये हो सकती है, एटम्स आर स्मॉलर देन फुटबॉल, एटम्स आर स्मॉलर देन क्रिकेट बॉल, एटम्स आर स्मॉलर देन दिस डॉट। ये जो डॉट है ना, एटम्स इससे भी स्मॉल होते हैं, ताकि ये समझ सके हो कि एटम्स वाकई कितने छोटे होते हैं, कितने स्मॉल होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पार्ट बी। पार्ट इज ए जेट प्लेन मूव्स विथ ग्रेट स्पीड। यस ऑफ कोर्स ए जेट प्लेन मूव्स विथ ग्रेट स्पीड, बट किसके कंपैरिजन कर रहे हो? किस ऑब्जेक्ट से कंपेयर कर रहे हो? क्या आप स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर कर रहे हो? एब्सोल्युटली नॉट। अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर कर रहे हो और ये कह रहे हो कि जेट प्लेन मूव्स विद ग्रेट स्पीड, ये तो मजाक हो गया ना। तो आपको बताना पड़ेगा किससे कंपेयर कर रहे हो। जेट प्लेन मूव्स विद ग्रेट स्पीड, यस, किससे कह सकते हो? ये कैसे कह सकते हो? बुलेट ट्रेन बोल सकते हो, है ना। सुपर फास्ट एक्सप्रेस बोल सकते हो, सुपर फास्ट एक्सप्रेस, है ना। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो उससे थोड़ा कम स्पीड चलते हैं बट फिर भी स्पीड थोड़ा से छोटा कंपैरिजन चलता है। बट आप ये बोलना बहुत इलॉजिकल हो जाएगा, जेट प्लेन मूव्स विद ग्रेट स्पीड एज कंपैरिजन टू ह्यूमन बीइंग, ये थोड़ा इलॉजिकल हो जाएगा, थोड़ा सा कंपेयर हो जाएगा। ट्रेन बस इज बेटर, ठीक है, ट्रेन बस इज बेटर। नाउ थर्ड पार्ट, मास ऑफ जुपिटर इज वेरी लार्ज। यस एब्सोल्युटली, बट अगेन किससे कंपेयर कर रहे हो? मास ऑफ जुपिटर इज वेरी लार्ज व्हेन वी कंपेयर विथ अर्थ। यस ट्रू, व्हेन वी कंपेयर विथ मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये सारे प्लैनेट्स जुपिटर से कम है। तो आप कोई एक लाइन ऐसे ऐड कर सकते हो, मास ऑफ जुपिटर इज लार्जर देन अर्थ, मास ऑफ जुपिटर इज लार्जर देन मरकरी, मास ऑफ जुपिटर इज लार्जर देन वीनस। ये सारे प्लैनेट्स जुपिटर से लाइटर है, कम हैवी है। तो ये बात सही है, ये फ्रेम ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट डी पार्ट, द एयर इनसाइड दिस रूम कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यस अगेन किससे कंपेयर कर रहे हो? द एयर इनसाइड दिस रूम कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यस किसके कंपैरिजन में? आप मॉलिक्यूल की जब आप बात करते हैं, उसका यूनिट होता है बहुत छोटा यूनिट, माइक्रोस्कोपिकल यूनिट बोल सकते हैं, एक मोल ले सकते हो, ठीक है, या एक मॉलिक्यूल कंपेयर कर रहे हो एक रूम में, तो आप किसी कंटेनर की बात कर सकते हो, किसी जार की बात कर सकते हो। ये एग्जांपल होता है इससे कंपैरिजन में। मास ऑफ एयर इज लार्जर देन मास ऑफ एयर इन कंटेनर, स्मॉल कंटेनर, मास ऑफ एयर इज लार्जर देन द मास ऑफ इन स्मॉल जार। तो इस तरह कंपैरिजन करके रिफ्रेम कर सकते हो, किसी से कंपैरिजन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई, ए प्रोटॉन इज मच मोर मैसिव देन एन इलेक्ट्रॉन। अब बताइए कि इसको किससे कंपेयर करेंगे और कैसे कहेंगे आप? प्रोटॉन इज मच मोर हेवियर देन इलेक्ट्रॉन, ये तो ऑलरेडी कंपेयर किया हुआ है, ऑलरेडी रिफ्रेम्ड है, इसमें और क्या रिफ्रेम करोगे?
तो डी पार्ट जो ई पार्ट में है इसको फ्रेम करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी सही है। देन नेक्स्ट पार्ट एफ, द स्पीड ऑफ साउंड इज मच स्मॉलर देन स्पीड ऑफ लाइट। अगेन ये भी ऑलरेडी कंपेरिजन किया हुआ है, ऑलरेडी रिफ्रेम्ड है। स्पीड ऑफ साउंड इज मच स्मॉलर देन स्पीड ऑफ लाइट, ये ऑलरेडी सही स्टेटमेंट है। इसमें और क्या चेंज करोगे, इसमें भी चेंज की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.4। आइए करते हैं क्वेश्चन 5 इज ए न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज चूजन सच दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इन टर्म्स ऑफ द न्यू यूनिट इफ लाइट टेक्स 8 मिनट एंड 20 सेकंड्स टू कवर दिस डिस्टेंस। एक हाइपोथेटिकल यूनिट लिया गया है, न्यू यूनिट, ये प्रैक्टिकल इस क्वेश्चन में लिया गया है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। उस यूनिट के टर्म में आपको बताना है कि सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस क्या होगा। देखो फ्रेंड्स, साफ साफ दिख रहा है हमको, हमारे यहाँ पास ये सन है, ये अर्थ है, और सन से अर्थ तक आने का जो लाइट को टाइम लगता है, टाइम जो लगता है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 8 मिनट एंड 20 सेकंड्स। इसको हम पूरा सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो करने के लिए होता है 8 इंटू 60 प्लस 20, ये हो गया 480 प्लस 20, 500 सेकंड्स। टाइम हमें लगा 500 सेकंड्स। अब हमें पता है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है। स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यहां पर हमें स्पीड देगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, स्पीड इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है यूनिटी। ठीक है, स्पीड दिया हुआ यूनिटी, यूनिटी मतलब होता है 1। सो 1 इज इक्वल टू डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, और टाइम हमने अभी निकाला है 500 सेकेंड्स। ठीक है, तो डिस्टेंस हो गया 1 इंटू 500, 1 मीटर पर सेकेंड इंटू 500 सेकेंड्स। तो ये हो गया 500। कोई न्यू यूनिट है, ठीक है, हमारे पास यूनिट नहीं दिया हुआ है, ये न्यू अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन न्यू यूनिट। हमें नहीं पता क्या दिया है, मीटर किलोमीटर कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। तो डिस्टेंस हो गया 500 न्यू यूनिट एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 1.6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस फॉर मेजरिंग लेंथ। 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, पर इससे पहले हम समझते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम ये समझते हैं कि प्रिसीजन होता क्या है। हमने थ्योरी में पहले ही पढ़ा है एक्यूरेसी और प्रिसीजन। अगर आपको याद हो, हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन ऐसे ही पढ़ा करते थे। एक्यूरेसी क्या होती है और प्रिसीजन क्या होती है, ये समझने के लिए भी देखते हैं। हमारे पास ये डार्ट बोर्ड्स है, हमने ये एग्जाम में पढ़ा भी है थ्योरी में। हमारे पास ये 2 डार्ट बोर्ड्स है, हमें गोल ये हमारा टारगेट है कि हम मैक्सिमम इसको अचीव करना है। ठीक है, तो हमारे ज्यादा हम जो डार्ट थ्रो कर रहे हैं उसका वो इसके पास, गोल के पास पहुंचने की प्रोबेबिलिटी, चांसेस, नंबर ऑफ थ्रोज हमारे इतने आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ थ्रोज हम जितने भी थ्रो किए हमने, वो सारे यहाँ इसके आसपास ही आ रहे हैं। तो ये हम कहेंगे ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, और प्रेसिडेंट क्या होता है, हमारा टारगेट अचीव करना ये है, हमें अचीव यहाँ करना है, बट हमने जो 8-10 को थ्रो किए वो सारे इस जगह पर आ रहे हैं। ठीक है, हमारे टारगेट के पास तो नहीं आए, बट ये सारे एक जगह ही आ रहे हैं, सारे सिर्फ एक ही पॉइंट पर पहुंच रहे हैं। इसे कहेंगे प्रिसीजन या प्रिसाइज थ्रोस। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन में ये फर्क है कि हमारा टारगेट जो है हम उसे अचीव कर रहे हैं, दैट्स एक्यूरेट। हमारा टारगेट जो हम अचीव तो नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी सारे जितने नंबर ऑफ टारगेट थ्रोज हैं वो सारे आसपास ही हैं। इसे हम कहेंगे प्रिसीजन। तो ये हमारा प्रिसीजन हो गया, एक्यूरेसी हो गया। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन का पहला पार्ट है ए वर्नियर कैलिपर्स विद 20 डिविजन्स ऑन द स्लाइडिंग स्केल, पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट है एक स्क्रू गेज ऑफ पिच 1 mm एंड 100 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। और सी थर्ड पार्ट है एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर लेंथ
टू अ डिस्टेंस ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है, विजुअल वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो तीनों पार्ट में हमें सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या है, हमें बस एक चीज ध्यान देना है, सबका पहला पार्ट जिसमें ए वर्नियर कैलिपर, सेकंड पार्ट स्क्रू गेज, दोनों के लीस्ट काउंट हमें चेक करने हैं, और थर्ड पार्ट में वेवलेंथ चेक करना है, कौन सबसे ज्यादा सबसे छोटा नंबर आ रहा है, वो नंबर हमारा सबसे ज्यादा प्रिसाइज होगा। आइए सॉल्व कर देखते हैं। हमारा पहला पार्ट दिया हुआ है, वर्नियर कैलिपर्स विद 20 डिवीजन ऑन द स्लाइडिंग स्केल। वर्नियर कैलिपर का हमारा लीस्ट काउंट होता है, ए पार्ट लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर होता है। लीस्ट काउंट आपको पता होगा, अगर फॉर्मूला पता है तो नीचे टाइप करके बताइए क्या फॉर्मूला है इसका लीस्ट काउंट का। लीस्ट काउंट हमें पता होना चाहिए, ये होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये होता है हमारा लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट जो होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, हमारे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 डिविजन्स, मतलब 20 मेन स्केल डिविजन्स इज इक्वल टू 19 वर्नियर स्केल डिविजन्स। मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन क्या हो जाएगा, 19/20 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये हमारा यहां तक आ गया, ये एक पार्ट सॉल्व हुआ क्वेश्चन का। अब हम लिस्ट काउंट सॉल्व करते हैं। लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम आगे सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पता होना चाहिए वन मेन स्केल डिवीजन माइनस 19/20 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये हो गया 1/20 ऑफ मेन स्केल डिवीजन लिस्ट काउंट, या 0.05 mm, ठीक है। हमारा इसका लिस्ट काउंट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं अगले पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट सॉल्व करने से पहले ये समझते हैं, एक करेक्शन है, 20 वर्नियर डिविजन है, 20 वर्नियर स्केल डिविजन इज इक्वल टू 119 मेन स्केल डिविजन। तो ये हो गया 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू हो गया 19/20 मेन स्केल डिवीजन, और इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ये सही है, ठीक है। ये हमारा लिस्ट काउंट हो गया ए का। बी पार्ट लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर डिविजन्स। पिच दिया हुआ 1, सर्कुलर है 100, ये हो गया 0.01 mm लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। थर्ड पार्ट क्या प्रश्न में क्या दिया हुआ है, एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर लेंथ टू विजुअल ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट हम सबको पता होना चाहिए क्या होती है। वेवलेंथ ऑफ लाइट विजुअल रेंज क्या होती है, ये होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम होती है, या 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर होती है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कोई एक वैल्यू ले सकते हैं, कोई सी भी वैल्यू हम ले लेते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 500 नैनोमीटर। जब हम इसको लेकर सॉल्व कर रहे हैं, कि कोई भी वैल्यू हम ले ली, हम नैनोमीटर, अब हमको पर फाइंड करना है इसके रेंज में, mm के रेंज में फाइंड करना है, ताकि हम कंपेयर कर सके। ये mm में 0.05 mm, ये 0.01 mm में फाइंड करते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू 500 इंटू 10⁻⁹ मीटर, लैम्डा इज इक्वल टू 500 इंटू 10⁻⁹ मीटर इंटू 10⁻⁶ mm, ठीक है। ये हो गया 500 इंटू 10⁻³ mm, या फिर 0.0005 mm। तो आपको लैम्डा दिख रहा है, कितना छोटा वैल्यू आ रहा है हमारे पास, ठीक है। इतना छोटी वैल्यू आ रही है, तो आपको दिख रहा होगा, आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कौन सी सबसे छोटी वैल्यू है। इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में मैंने कहा था, प्रिसीजन फाइंड करना मतलब सबसे छोटी वैल्यू जिसकी होगी वो सबसे ज्यादा प्रिसाइज होगा।
ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट सॉल्व करने के बाद हमको ये समझ में आया कि इसमें सबसे छोटा पार्ट जो है, सबसे छोटा पार्ट आपका सी आ रहा है, तो सी इज द मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ए स्टूडेंट मेजर्स द थिकनेस ऑफ ए ह्यूमन हेयर बाय लुकिंग एट इट थ्रू ए माइक्रोस्कोप ऑफ मैग्निफिकेशन 100. He makes 20 observations and finds that the average width of the hair in the field of view of the microscope is 3.5 mm. What is the estimate on the thickness of hair? एक स्टूडेंट ने एक ऑब्जर्वेशन की माइक्रोस्कोप में हेयर, ह्यूमन हेयर की ऑब्जर्वेशन की, जिसमें इस माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन था 100. 20 ऑब्जर्वेशंस की, एवरेज थिक हेयर 3.5 mm था, एवरेज थिकनेस हमको मालूम करनी है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं और माइक्रोस्कोप का एक्चुअल थिकनेस दिया हुआ है। ठीक है, हेयर का थिकनेस दिया हुआ है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमने अभी भी किया है लास्ट में, है ना। मैग्निफिकेशन होता क्या है? मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ इमेज साइज अगर मैं बात करूं, एक होता है इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज होता है, और एक डेफिनेशन भी है एक्चुअल थिकनेस अपॉन मेजर्ड थिकनेस। ये भी एक तरीका होता है फाइंड करने का। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है मेजर्ड थिकनेस। एक्चुअल थिकनेस हमको दिया हुआ है हेयर का 3.5 mm है ना, और x हमें पता करना है। मैग्निफिकेशन दिया हुआ है 100। सीधा कैलकुलेशन है, x की वैल्यू फाइंड करनी है हमको। x इज इक्वल टू 3.5 अपॉन 100, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.0035। तो ये हमारी एक्चुअल थिकनेस आ गई, x इज इक्वल टू 0.0035 mm। यही हमको फाइंड करना था, एक्चुअल हेयर का थिकनेस। ठीक है, ऑब्जर्व थिकनेस या मेजर्ड थिकनेस। नेक्स्ट 1.8a, आंसर द फॉलोइंग। यू आर गिवन ए थ्रेड एंड ए मीटर स्केल, हाउ विल यू एस्टिमेट द डायमीटर ऑफ द थ्रेड? ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जिसमें आपको एक थ्रेड दिया हुआ है, एक थ्रेड, एक मीटर स्केल। सिर्फ एक मीटर स्केल का यूज करके आपको बताना है कि डायमीटर, थ्रेड का डायमीटर क्या होने वाला है। ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, इसे आप किसी मैथमेटिकल फॉर्मूले से यूज नहीं कर सकते, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, सिर्फ लॉजिक लगाना है इस क्वेश्चन में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको बस एक मीटर स्केल दिया हुआ है, मान लेते हैं हमारे पास मीटर स्केल है ये। ठीक है, इसका लेंथ है 1 मीटर। इस मीटर स्केल का लेंथ है, नाम में है मीटर स्केल, मतलब इसका लेंथ 1 मीटर हो, वो मीटर स्केल हो गया। ठीक है, मीटर स्केल, इसका लेंथ 1 मीटर है। आपके पास एक थ्रेड दिया हुआ है, थ्रेड है। इस थ्रेड को आपको क्या करना है? रैप करना है। इसके लेंथ, इसके थ्रू आउट लेंथ के में पूरा आपको इसका लेंथ को रैप करना है। रैप करना मीन्स एक ऐसे आएगा और ऐसे रैप करना है कि बिल्कुल दो थ्रेड्स आपस में टच कर रहे हो, कोई गैप ना हो। पहली बात, कोई गैप ना हो और कोई ओवरलैप ना हो। ये दो बातों को ध्यान रखना है। सारे थ्रेड्स को आपस में ऐसे रैप करना है कि इसमें कोई आपस में कोई गैप ना हो और कोई ओवरलैप ना हो, और ऐसे थ्रू आउट लेंथ कर रहा है, पूरे लेंथ में, पूरे लेंथ में आपको ऐसे रैप करना है इस थ्रेड को। ना गैप हो ना ओवरलैप हो, दोनों बातों को ध्यान रखना है हमको। जब ऐसे हम पूरा रैप कर देंगे तो एक लॉजिकल सा आंसर आता है। आपको डायमीटर अगर निकालना है, ये मान लेते हैं अपने आपको सबसे पहले पता नहीं कितने राउंड्स आपने रैप किए। मान लेते हैं हम n राउंड्स हमने लैप किए हैं, मान लेते हैं हम n राउंड्स लैप किए हैं। तो डायमीटर कैसे निकालेंगे? ये इसको यूज करने के लिए कोई फिजिक्स का फॉर्मूला, कोई इक्वेशन नहीं लगाया। सिंपल, आपने बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चन 9th 10th में किए हैं, ये भी एक लॉजिकल क्वेश्चन ही है। इसको यूज करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा लेंथ ऑफ द रॉड अपॉन नंबर ऑफ फाइंडिंग्स। लेंथ ऑफ रॉड आपने कितना है? मीटर स्केल है, तो मीटर स्केल मतलब लेंथ कितना होगा? 1 मीटर।
और आपने नंबर ऑफ वाइंडिंग कितने हैं आपके n, तो ये हो गया आपका डायमीटर 1/n। ठीक है, आप देखिए इसको लॉजिक समझो। एक रॉड है, एक थ्रेड है, इसको आप पूरा एक राउंड रैप करोगे तो जो गैप आ रहा है, जो लेंथ आ रहा है, वो दैट इटसेल्फ इज द डायमीटर ऑफ द रॉड। ठीक है, ये लॉजिक है इसमें, और कुछ नहीं है। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन 1.8b, ए स्क्रू गॉज हैज ए पिच ऑफ 1 mm and 200 divisions on the circular scale. Do you think it is possible to increase the accuracy of the screw gauge arbitrarily by increasing the number of divisions on the circular scale? इस क्वेश्चन में हमको एक स्क्रू गॉज दिया हुआ है, इसकी एक पिच दी हुई है और नंबर ऑफ डिविजन्स 200 दिए हुए हैं। हमको ये बताना है कि नंबर ऑफ डिविजन्स अगर हम बढ़ा दें तो एक्यूरेसी पर क्या फर्क पड़ेगा। इसकी थ्योरी समझते हैं। हमको पता है एक्यूरेसी नंबर ऑफ एक स्क्रू गॉज हमारे पास, हमें पता है एक स्क्रू गॉज हम बनाए, ये हमारा स्क्रू गॉज अगर दिया हुआ है और हम इसमें जनरली हमें पता है स्क्रू गॉज में हम इसके मेजरमेंट्स जो करते हैं, थिन वायर के मेजरमेंट्स करते हैं। अगर हम स्क्रू गॉज की बात करें और हम इसके मेजरमेंट की बात करें, हमें पता है एक मेन स्केल होता है, एक सर्कुलर स्केल होता है। नंबर ऑफ डिविजन जो सर्कुलर स्केल पे होते हैं वो जनरली लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज होता है 0.001। ठीक है, मतलब आप किसी भी डायमीटर को, किसी भी थिन वायर के डायमीटर को डेसिमल के बाद 3 डिजिट की एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन को अगर 200 डिवीजन से बढ़ाकर 400 डिवीजन 500 डिवीजन कर दिया जाए तो उसकी एक्यूरेसी पर क्या फर्क पड़ेगा। आइए देखते हैं। हमें पता है लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स। अगर मैं नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स को बढ़ा दूं तो लीस्ट काउंट कम हो जाएगा। और हमने क्वेश्चन नंबर 1.6 में देखा है लीस्ट काउंट कम होने का मतलब प्रिसीजन बढ़ता है। एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों सेम चीजें नहीं है। हमें एक्यूरेसी से मतलब है। अब आप खुद ही सोचिए, अगर आप नंबर ऑफ डिविजन बढ़ाते चले जाएंगे, 200 डिविजन जो है वो जो देखने में हमें ह्यूमन रीडिंग में जो 200 डिविजन के साथ आता है उसकी रीडिंग 400 डिविजन के कंपैरिजन में थोड़ी आसान रहेगी। 400 डिविजन में रीडिंग थोड़ी और मुश्किल हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। 500 डिविजन होंगे तो थोड़ा और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग हम वो रीडिंग्स एक्यूरेटली नहीं ले पाएंगे, क्योंकि डिवीजन बढ़ने के साथ साथ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते चले जाएंगे। हमारी एक्यूरेसी वहां कम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं। तो थ्योरेटिकली जैसे मैंने कहा, एक ग्राफ अगर मैं बनाऊं, एक ग्राफ बनाऊं एक्यूरेसी और नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। अगर मैं नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल बढ़ाते चले जाऊं तो एक्यूरेसी एक लिमिट तक तो अच्छी रहती है, एक लिमिट तक तो बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे वो एक्यूरेसी कम होती चली जाएगी, क्योंकि ह्यूमन लिमिट भी तो कोई चीज होती है। ह्यूमन आर नॉट 100% एक्यूरेट। ठीक है, कहीं ना कहीं एक्यूरेसी प्रॉब्लम होगी आगे बढ़ने के साथ साथ। तो प्रैक्टिकली एक एक्सटेंट तक अच्छी है, उसके बाद एक्यूरेसी कम हो जाएगी। ये वो हमारा पार्ट बी। 1.8 पार्ट सी। The main diameter of a thin brass rod is to be measured by vernier calipers. Why is a set of 100 measurements of the diameter expected to yield a more reliable estimate than a set of 5 measurements only? इस क्वेश्चन में आपके पास एक वर्नियर कैलिपर दिया हुआ है, उसके साथ दो अलग अलग सेट ऑफ रीडिंग्स दी हुई है। पहली सेट ऑफ रीडिंग्स वो है सेट 1 और सेट 2। सेट 1 में 100 रीडिंग्स बात कर रहा है, सेट 2 में सिर्फ 5 रीडिंग्स की बात कर रहा है। और इन दोनों ही सेट में आपको पूछ रहा है कि किस सेट में ज्यादा अच्छी रिलायबल होगी। और ये बोला गया है कि सेट 1 जिसमें 100 लिया आपने, इसमें ज्यादा अच्छी रीडिंग्स क्यों आएगी, इसमें उतनी अच्छी रीडिंग्स क्यों नहीं आएगी। फ्रेंड्स, ये एक बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है, ऐसा होता भी है कि आप अगर नंबर ऑफ रीडिंग्स जो है, एक सेट ऑफ रीडिंग्स जितनी ज्यादा रीडिंग्स बढ़ाते चले जाओगे, रैंडम एरर जनरली जब मेजरमेंट करते हैं रैंडम एरर आ जाते हैं। ये इस एरर को मिनिमाइज करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है,
जितने ज्यादा रीडिंग्स आप बढ़ाते चले जाओगे एरर वैसे ही ऑटोमेटिकली अपने आप कम होते चले जाएंगे। कम सेट ऑफ रीडिंग्स ज्यादा एरर, ठीक है। लेस रीडिंग्स मोर एरर, मोर रीडिंग्स लेस एरर। ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। आप रीडिंग्स बढ़ाते चले जाओ, आपकी एरर ऑटोमेटिकली कम होती चली जाएगी। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका सीधा सीधा आंसर रहा पार्ट सी का कि जी हाँ, नंबर ऑफ रीडिंग्स बढ़ाते जाओगे दो रीडिंग्स आर मोर रिलायबल देन नंबर ऑफ लेस रीडिंग्स, ठीक है। ये था हमारा 1.9। द फोटोग्राफ ऑफ ए हाउस occupies an area of 1.75 centimeter square on a 35 mm slide. The slide is projected onto a screen and the area of the house on the screen is 1.55 meter square. What is the linear magnification of the projector screen arrangement? इसमें आपको एक मैग्निफिकेशन क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें आपको एक छोटा हाउस है 35 mm स्लाइड का, ये 35 mm का स्लाइड है। इसमें एक प्रोजेक्टर है हाउस का, इसका एरिया है 1.75 mm स्क्वायर। इसको फर्दर मैग्नीफाई किया गया है तो इसका एरिया 1.55 mm स्क्वायर में पाया गया, ठीक है। इसका एरिया प्रोजेक्शन जो है, आपको लीनियर मैग्निफिकेशन बताना है कि लीनियरली कितना मैग्नीफाई हुआ। लीनियर मैग्निफिकेशन पता करने के पहले सबसे पहले आपको पता करना होगा कि एरिया में कितना मैग्निफिकेशन हुआ। आप एरिया के बाद ही लीनियर फाइंड कर पाएंगे। हम पता करते हैं सबसे पहले एरियल मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी है। एरियल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू होता है इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज। इमेज साइज है यहाँ पर 1.55 मीटर स्क्वायर, ऑब्जेक्ट साइज है 1.75 mm स्क्वायर है। mm को मीटर में चेंज करना होगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना होगा तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी इंटू 10⁻²² का स्क्वायर, 10⁻² का स्क्वायर 10⁻⁴ हो जाएगी, ठीक है। तो आपको बस रेशो निकालना है इसका 1.55 अपॉन 1.75 इंटू नीचे 10⁻⁴ है, ऊपर जाके 10⁻⁻4 हो जाएगा, +4। तो इसका रेशो आ जाएगा आपका 0.8897 इंटू 10⁻⁴ हो गया। मीटर स्क्वायर यहाँ भी है, मीटर स्क्वायर यहाँ भी है, मीटर स्क्वायर कैंसिल, ये रेशो हो गया 0.8897। मतलब एरिया जो है 8897 टाइम्स एरिया मैग्नीफाई हो चुका है यहां से लेकर यहां तक में। अब आपको पता करना है लेंथ कितना मैग्नीफाई हुआ। लीनियर मैग्निफिकेशन हमें पता है स्क्वायर दिया हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब डेफिनेटली स्क्वायर है, रेक्टेंगल तो है नहीं। और एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है, हमें एरिया कैसे फाइंड करेंगे, लेंथ से एरिया फाइंड करते हैं। यहाँ रिवर्स प्रोसेस है, एरिया जो हुआ है उनको लेंथ फाइंड करना है, लेंथ इंटू लेंथ। जनरली एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ रेक्टेंगल के लिए, एरिया के दोनों सेम होता है स्क्वायर के लिए। तो लेंथ इंटू लेंथ इज इक्वल टू एरिया हो गया, तो लेंथ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया हो गया। और लेंथ की वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ एरिया। तो हम कुछ नहीं, हमको लेंथ फाइंड करना है। हम जो एरिया में मिला है इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे तो लेंथ लीनियर मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। लीनियर मैग्निफिकेशन is equal to square root of aerial magnification। एरियल मैग्निफिकेशन की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 8897 और इसको आप सॉल्व करते हो तो मिलता है आपको 94.1। तो लीनियरली इसका वैल्यू जो है 94.1 टाइम्स बढ़ गया और एरियली इसका वैल्यू 8897 टाइम्स बढ़ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1.9। क्वेश्चन 1.10 स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। ये आपको 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं कितने हैं। सबसे पहले हमें रूल पता होना चाहिए कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स क्या हैं, इसको लिखने का तरीके क्या है, प्रोसीजर। पहला रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। पहला रूल के अकॉर्डिंग ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट।
तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में पहला रूल अप्लाई होता है। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स कितने हैं, इसमें कितने 7 है। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर पहले क्वेश्चन कितना हो गया, वेरी गुड 1। इसमें सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, इसमें नॉन जीरो डिजिट्स 3 हैं। डेसिमल के पहले 2, डेसिमल के बाद 2, जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, तो ये सिग्निफिकेंट है। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 3 है, इसको हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब थर्ड में थोड़ा चेंज है। फॉर ए नंबर लेस देन 1 बिफोर डेसिमल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट इंक्लूडिंग 0। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये रूल क्या हो जाएगा, इसमें नॉन जीरो डिजिट्स आफ्टर डेसिमल 2, 3, 7, 0। अगर ये 0 2 के पहले आता तो सिग्निफिकेंट नहीं होता। 2 के पहले अगर कोई 0 आता तो वो नॉट सिग्निफिकेंट होता। डेसिमल के बाद नॉन जीरो डिजिट के पहले 0 इज नॉट सिग्निफिकेंट। डेसिमल के बाद नॉन जीरो डिजिट्स इज सिग्निफिकेंट। 0 भी आ रहा है, नॉन जीरो डिजिट के बीच में 0 आ रहा है तो 0 सिग्निफिकेंट कहलाएगा। नॉन जीरो का पहले 0 आ रहा है तो सिग्निफिकेंट नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया सिग्निफिकेंट फिगर्स 1, 2, 3, 4, ये हो गया 4। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ये जे है जूल। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, टोटल 4। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट 1, 2, 3, 4। डेसिमल के पहले डेसिमल के बाद अगर नॉन जीरो डिजिट्स आ रहे हैं तो सारे सिग्निफिकेंट कहलाएंगे 4। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फॉर ए नंबर लेस देन 1। डेसिमल के बाद अगर कोई 0 आ रहा है, नॉन जीरो डिजिट के पहले 0 आ रहा है तो वो 0 नॉट सिग्निफिकेंट। फिर से कह रहा हूं, अगर डेसिमल के पहले 0 है, डेसिमल के बाद नॉन जीरो डिजिट के पहले 0 आ रहा है, इस केस में आ रहा है नॉन जीरो डिजिट 6 है, नॉन जीरो के पहले 3 0 आ रहे हैं, तो ये तीनों नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट कौन सा कहलाएगा, ये 0, क्योंकि 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर 0 आ रहा है तो ये सिग्निफिकेंट कहलाएगा। देयरफॉर यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हो गए, 6, 0, 3, 2 इज टोटल नंबर 4। टोटल ये हमारे आंसर्स हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 1.10, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। ये आपको 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं कितने हैं। सबसे पहले हमें रूल पता होना चाहिए कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स क्या हैं, इसको लिखने का तरीके क्या है, प्रोसीजर। पहला रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। पहला रूल के अकॉर्डिंग ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में पहला रूल अप्लाई होता है। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स कितने हैं, इसमें कितने 7 है। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर पहले क्वेश्चन कितना हो गया, वेरी गुड 1। इसमें सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, इसमें नॉन जीरो डिजिट्स 3 हैं। डेसिमल के पहले 2, डेसिमल के बाद 2, जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, तो ये सिग्निफिकेंट है। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 3 है, इसको हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब थर्ड में थोड़ा चेंज है। फॉर ए नंबर लेस देन 1 बिफोर डेसिमल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट इंक्लूडिंग 0। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये रूल क्या हो जाएगा, इसमें नॉन जीरो डिजिट्स आफ्टर डेसिमल 2, 3, 7, 0। अगर ये 0 2 के पहले आता तो सिग्निफिकेंट नहीं होता। 2 के पहले अगर कोई 0 आता तो वो नॉट सिग्निफिकेंट होता। डेसिमल के बाद नॉन जीरो डिजिट के पहले 0 इज नॉट सिग्निफिकेंट। डेसिमल के बाद नॉन जीरो डिजिट्स इज सिग्निफिकेंट। 0 भी आ रहा है, नॉन जीरो डिजिट के बीच में 0 आ रहा है तो 0 सिग्निफिकेंट कहलाएगा। नॉन जीरो का पहले 0 आ रहा है तो सिग्निफिकेंट नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया सिग्निफिकेंट फिगर्स 1, 2, 3, 4, ये हो गया 4। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ये जे है जूल। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, टोटल 4। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट 1, 2, 3, 4। डेसिमल के पहले डेसिमल के बाद अगर नॉन जीरो डिजिट्स आ रहे हैं तो सारे सिग्निफिकेंट कहलाएंगे 4। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फॉर ए नंबर लेस देन 1।
डेसिमल के बाद अगर कोई जीरो आ रहा है, नॉन जीरो डिजिट के पहले जीरो आ रहा है, तो वो जीरो नॉट सिग्निफिकेंट। फिर से कह रहा हूं, अगर डेसिमल के पहले जीरो है, डेसिमल के बाद नॉन जीरो डिजिट के पहले जीरो आ रहा है, इस केस में आ रहा है नॉन जीरो डिजिट 6 है, नॉन जीरो के पहले 3 जीरो आ रहे हैं, तो ये तीनों नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट कौन सा कहलाएगा? ये जीरो, क्योंकि टू नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो आ रहा है तो ये सिग्निफिकेंट कहलाएगा। देयरफॉर यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हो गए? 6032 इज टोटल नंबर 4। टोटल ये हमारे आंसर्स हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट 1.12। द मास ऑफ ए बॉक्स मेजर्ड बाय ए ग्रॉसर्स बैलेंस इज 2.30 kg. Two gold pieces of masses 20.15 gram and 20.17 gram are added to the box. What is A? The total mass of the box. B. The difference in the masses of the pieces to correct significant figures. हमें एक बॉक्स दिया हुआ है जिसका वेट, इस बॉक्स का वेट ही 2.30 kg है, और इस पे क्या किया गया है? एक 2 गोल्ड पीसेस अलग से ऐड किया गया है। इसका वेट है 20.15 ग्राम, इसका वेट है 20.17 ग्राम। इन दोनों को इस पे ऐड किया गया है। अब आपको बताना है एक पूरे सिस्टम का मास क्या होगा। इस पूरे सिस्टम का मास क्या होगा ये आपको बताना है। आपको जैसे दिख रहा है 2.3 kg की मास एक बॉक्स है। टोटल मास 2.30 kg प्लस 20.15 into 10 raised to power minus 3 kg plus 20.17 into 10 raised to power minus 3 kg। इसको हम ऐड करेंगे तो मिलता है 2.3472 kg। बट हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स के एडिशन का टाइम पे हमें दिख रहा है सबसे कम, जब मल्टीप्लिकेशन में होता है तो भी लिस्ट लेते हैं, एडिशन में होता है तो भी लिस्ट। यहाँ पर हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है 2.30, तो हमारे पास फाइनल आंसर भी 3 फिगर्स नहीं होना चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होना चाहिए। हमारा आंसर 2.34 kg में ही होना चाहिए। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बट एक और कंडीशन हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि ये जीरो है, आप जीरो को इग्नोर कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो, तो इस केस में हमारे पास आंसर 2.3 रह जाएगा। तो यहाँ भी आंसर 4 को इग्नोर कर सकते हो, 2.3 भी आंसर सही है, 2.34 भी आंसर सही है, डिपेंडिंग ऑन आप कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसिडर कर रहे हो इसमें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर पार्ट ए। अब देखते हैं पार्ट बी। डिफरेंस निकालना है हमको। डिफरेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यही करते हैं। डिफरेंस हमारा फाइंड करना है। डिफरेंस हो गया, डिफरेंस ऑफ मासेस इज इक्वल टू 20.17 ग्राम माइनस 20.15 ग्राम। ये हो गया 0.02 ग्राम का डिफरेंस। ये आपका डिफरेंस है, ये आपका आंसर है। 0.02 ग्राम इज द रिक्वायर्ड आंसर। डिफरेंस ऑफ 2 मासेस, आंसर हमारा ये है 0.02। नेक्स्ट 1 in terms of its speed v and the speed of light c. This relation first arose as a consequence of special relativity due to Albert Einstein. A boy recalls the relation almost correctly but forgets where to put the constant c. He writes m is equal to m naught upon 1 minus v square 1/2. एक बॉय ने एक रिलेशन को गलती से ऐसे लिख दिया और आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार सी की वैल्यू एक आती है, वो कहाँ लगाना है वो भूल गया। अब हमें सही जगह बताना है, वो उस लड़के की गलती को ठीक करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे आइए देखते हैं। हमें द फेमस आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार इसको लिखते हैं आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये हम सबको पता ही है, ये क्वेश्चन तो बहाना है, एक्चुअली हम लोग को पता होना चाहिए। हमने बहुत फेमस रिलेशन है, E इज इक्वल टू mc² लिखते हैं या गामा mc² भी लिखते हैं। ठीक है, इसके हम बारे में डिटेल में बात करेंगे बाद में, पहले इसको सॉल्व करते हैं। m इज इक्वल टू m नॉट, m इज इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर।
अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को समझना है इसमें, ठीक है, देखने के साथ साथ समझना भी है। हमें पता है ये मास है और हमें पता है ये भी मास है। जब मास LHS है, यहाँ पर इसका यूनिट kg है और इसका भी यूनिट kg है। kg इज इक्वल टू kg बराबर हो गया। फिर ये यहाँ क्या कर रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, हमको इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए, और c की वैल्यू, c कहाँ आएगी ये फाइंड करने के लिए, जब न्यूमरेटर इक्वल है तो हम डिनोमिनेटर को भी इक्वेट कर देते हैं। अब अगर हम इक्वेट करें, इसके वैल्यू 1 है, 1 से 1 इक्वेट कर दो, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। ये हमारे एक तरह से ये भी कह सकते हो, इक्वेट कर सकते हो। दूसरी बात ये भी बोल सकते हो, दिस वैल्यू इज डायमेंशनलेस। जब इसकी वैल्यू डायमेंशनलेस हो गई तो हमें सिर्फ एक काम करना है, इसको इक्वल टू 0 कर देना है। कोई डायमेंशन नहीं है, मतलब आप इसको 0 से इक्वेट कर दो। 0 से इक्वेट करो तो क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, या 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या 1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर है, सी स्क्वायर हम लाएंगे बाद में। 1 माइनस वी स्क्वायर है, 1 माइनस वी स्क्वायर आ रही है। अब ध्यान से समझो, मैंने आंसर बता दिया, फिर भी समझो उसको, ठीक है। 1 माइनस वी स्क्वायर आ रही है, 1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। LHS में इसकी वैल्यू 1 आ रही है तो RHS में भी वैल्यू 1 होनी चाहिए। जब RHS में 1 होनी चाहिए तो हमें समझ में आ गया C की वैल्यू कहाँ होगी। क्या मैं यहाँ सिर्फ C लिखूं तो 1 आएगा? बिल्कुल नहीं। सिर्फ C लिखूंगा तो 1 की वैल्यू नहीं आएगी। ये v स्क्वायर है, ये सिर्फ C है, 1 से ज्यादा हो जाएगा। 1 आने के लिए हमें C लिखना पड़ेगा v स्क्वायर के नीचे और C स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो करेक्ट इक्वेशन हमारी क्या हो गई, m इज इक्वल टू m नॉट होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये हो गया हमारा आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार। m है मूविंग मास, m नॉट है रेस्ट मास, और ये होल वैल्यू इसको बोलते हैं गामा। गामा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस, ये गामा है, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होती है। ये वेरी फेमस आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार मूविंग मास और रेस्ट मास का रिलेशन। क्वेश्चन 14 1.14 द यूनिट ऑफ लेंथ कन्वीनियंट ऑन द एटॉमिक स्केल इज नोन एज एन एंगस्ट्रॉम एंड इज डिनोटेड एज a, and 1 angstrom is equal to 10 into 10 raised to power minus 10 meter. The size of an hydrogen atom is about 0.5 angstrom. What is the total atomic volume in meter cube of a 1 mole of hydrogen atoms? हमें एक एंगस्ट्रॉम की यूनिट दी हुई है इस क्वेश्चन में। 1 एंगस्ट्रॉम होता है, इसको डिनोट करते हैं इससे 1 into 10 raised to power minus 10 मीटर। ये बहुत छोटा यूनिट होता है फ्रेंड्स। एटॉमिक स्केल को मेजर करने के काम आता है एंगस्ट्रॉम यूनिट्स। नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, फेम्टोमीटर, ये सारे एटॉमिक स्केल को मेजर करने के काम आते हैं। नैनोमीटर हम सबको पता है 10 raised to power minus 9 मीटर, 10 raised to power minus 12 मीटर, 10 raised to power minus 10 एंगस्ट्रॉम minus 10, पिको minus 12 मीटर, और फेम्टोमीटर 10 raised to power minus 15 मीटर FM। कभी कभी इसको फर्मी भी बोलते हैं, फर्मी, दोनों सेम है। ये एटॉमिक मेजरमेंट्स करने का काम आता है। बहुत छोटे मेजर्स जो न्यूक्लियर साइज के बहुत छोटे साइज के होते हैं उनको मेजर करने के काम आते हैं ये सारे यूनिट्स। तो इसमें से एक यूनिट दिया हुआ है हमको एंगस्ट्रॉम। तो समझते हैं एटॉमिक एंगस्ट्रॉम होता क्या है। एंगस्ट्रॉम है ये 1 into 10 raised to power minus 10 मीटर्स। अब आगे देखते हैं और क्या दिया क्वेश्चन में हमको। साइज ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इज 0.5 एंगस्ट्रॉम। हाइड्रोजन एटम का साइज दिया हुआ है, साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम हमको दिया हुआ है 0.5 एंगस्ट्रॉम, यानी 0.5 into 10 raised to power minus 10 मीटर। ये हाइड्रोजन एटम का साइज दिया हुआ है। हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द टोटल एटॉमिक वॉल्यूम। फाइंड टोटल एटॉमिक वॉल्यूम इन मोल, इन 1 मोल। तो ये हमको फाइंड करना है, एटॉमिक वॉल्यूम इन 1 मोल फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स हमें पता होना चाहिए वॉल्यूम, हम कोई भी एटम हो, हाइड्रोजन एटम हो या कोई भी एटम हो, एटम इज स्फेरिकल इन शेप।
और स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। एटॉमिक वॉल्यूम होता है 4/3 इंटू पाई। पाई होता है 3.14 इंटू रेडियस। रेडियस हाइड्रोजन एटम का साइज दिया हुआ है, हाइड्रोजन 0.5 इंटू 10⁻⁻10 होल क्यूब। अच्छा, ये है 1 एटम का साइज। हमें बोला है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं? 1 मोल में एटम्स कितने होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। 1 मोल में एटम्स होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। ये है फ्रेंड्स हमारा एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। 1 मोल ऑफ एटम कंस्टिट्यूट्स ऑफ दिस मेनी एटम्स। ठीक है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम में इतने एटम्स होते हैं। और हमें बोला गया है फाइंड द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसको सिंप्लीफाई सॉल्व करेंगे हम तो आंसर जो मिलेगा हमको 3.147 इंटू 10⁻⁻7। ये होगा -30 + 23 -7। ठीक है, मीटर क्यूब। ये आ गया मीटर क्यूब। बट दिस इज नॉट द आंसर। हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स चैप्टर पढ़ रहे हैं और अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान ही ना रखें तो क्या फायदा इस चैप्टर पढ़ने का। तो इस चैप्टर में सिग्निफिकेंट फिगर्स 3, हमारा आंसर है 3.147। बट प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है और अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन रूल लीस्ट नंबर ऑफ एटम जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमारा फाइनल आंसर भी उतने ही डिजिट्स में होना चाहिए। इस क्वेश्चन में 0.5 ये दिया हुआ है लीस्ट नंबर। 0 तो कोई वैल्यू है नहीं, 5 का वैल्यू है तो 1 डिजिट। क्वेश्चन में 1 डिजिट है तो आंसर भी 1 डिजिट में आंसर होना चाहिए। आंसर इज 3 इंटू 10⁻⁻7 मीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ 1.14। नेक्स्ट देखते हैं 1.15। 1 mole of an ideal gas at standard temperature and pressure occupies 22.4 liter molar volume. What is the ratio of molar volume to the atomic volume of a mole of hydrogen? Take the size of hydrogen molecule to be about 1 angstrom. Why is this ratio so large? अब इस क्वेश्चन में हमको एक पिछले क्वेश्चन से दो चेंज देखने को मिला है। पिछले क्वेश्चन में हाइड्रोजन एटम दिया हुआ था, इसका साइज था 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर यानी 0.5 एंगस्ट्रॉम। इस क्वेश्चन में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दिया हुआ है, मतलब आपको हाफ करना पड़ेगा। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का साइज कितना? 1 एंगस्ट्रॉम। सेम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इंटू 1 इंटू 10⁻10 यानी इस क्वेश्चन में जो एटम था, इस क्वेश्चन में यहाँ पर मॉलिक्यूल हो गया है। साइज दोनों का सेम है, आपको साइज ही लेना है 0.5 इंटू 10⁻10 ही लेना है इस क्वेश्चन में भी साइज के लिए। ठीक है, ये एक चेंज है। दूसरा चेंज ये है, इस क्वेश्चन में आपको रेशियो पूछा है। एटॉमिक वॉल्यूम आपने लास्ट क्वेश्चन में निकाला था, हमने जो एटॉमिक वॉल्यूम निकाला सेम उसका एक एक्सटेंडेड पार्ट दिया इस क्वेश्चन में। एटॉमिक वॉल्यूम हमने जो निकाला उसमें ये वो था एटॉमिक वॉल्यूम इज इक्वल टू 3.157 इंटू 10⁻7 और सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखते हुए 3 इंटू 10⁻7 था। नाउ मोलार वॉल्यूम, बस एक चेंज है इसमें, मोलार वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं और हमें दिया हुआ क्वेश्चन में 22.4 लीटर्स। 22.4 लीटर दिया हुआ है इसमें, 22.4 लीटर। और हमें पता है 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, इसको आप याद कैसे रखेंगे? इसको देखिए, याद रखने का तरीका देखिए। 1 क्यूबिक मीटर में ये एक तरह का एक दिस इज काइंड ऑफ डेंसिटी, आप डेंसिटी कह सकते हो। 1 क्यूबिक मीटर में जितना लिक्विड आ सकता है ये 1 क्यूबिक मीटर है, साइज 1, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर और ये हाइट 1 मीटर। 1 क्यूबिक मीटर में आप जितना वाटर पोर करो ये आएगा एग्जैक्टली 1000 लीटर्स। तो ये हो गया 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर और 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब।
अब इसको पुट करना है, कुछ नहीं करना हमको, इसमें एटॉमिक वॉल्यूम में रख देना है 22.4 इंटू 1 क्यूबिक मीटर 10⁻³ मीटर क्यूब। अब हमको इसका रेशियो निकालना है। रेशियो हो गया हमारा, एटॉमिक रेशियो हो गया 22.4 इंटू 10⁻³ अपॉन 3 इंटू 10⁻⁷ 3 इंटू 10⁻⁷। तो ये आ गया आपको अप्रोक्सीमेटली 7.8 7.74 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, ये आ गया 7.74 इंटू 10⁻⁴ आ गया रेशियो। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली आप इसको बोल सकते हो, अगर आपको बोलना ही है ये 10⁵ के टर्म्स में इस रेस में आया। अब आपका आंसर क्वेश्चन था इतना हाई क्यों आया। अब ऑफकोर्स हाई आएगा रेशियो, क्योंकि हमारे पास जो एटॉमिक मोलार वॉल्यूम दिया हुआ है, मोलार वॉल्यूम हमारा मोलार वॉल्यूम जो है 22.4 लीटर है। ये जनरली एक हाई रेशियो होता है, ये एक बड़ी क्वांटिटी है, इसके कारण हमारा रेशियो थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 1.15। 1.16 एक्सप्लेन दिस कॉमन ऑब्जर्वेशन क्लियरली। इफ यू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑफ ए फास्ट मूविंग ट्रेन, द नियर बाय ट्रीज, हाउसेस एटसेट्रा सीम टू मूव रैपिडली इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द ट्रेन्स मोशन, बट द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, hilltops, the moon, the stars, etc. seem to be stationary. In fact, since you are aware that you are moving, these distant objects seem to move with you. ये एक अगेन लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। लॉजिक लगाना है हमको कि हम जब किसी फास्ट मूविंग ट्रेन या फास्ट मूविंग व्हीकल से मूव कर रहे होते हैं, हमारे नियर बाय ऑब्जेक्ट्स बहुत तेजी से बदल रहे होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, जबकि फार ऑब्जेक्ट्स जैसे इसमें दिखा हुआ क्वेश्चन में हिल टॉप्स, मून, स्टार्स, स्काई, ये जो है ये हमें स्टेशनरी नजर आते हैं। इसका सीधा सा सिंपल सा रीजन है कि जब हम सपोज हमारी व्हीकल है, हमारी व्हीकल इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, यहाँ जो ट्रीज है या पोल है या बिल्डिंग्स है, ये सारी चीजें हमें बहुत तेजी से पीछे जाते हुए नजर आती हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम एट एवरी इंस्टेंट, ये बहुत नजदीक है हमारी लाइन, हम यहाँ बैठे हैं, हमारी लाइन ऑफ साइट के कंपैरिजन में ये ट्रीज, ये बिल्डिंग्स, ये टॉप्स, ये सारे बहुत नजदीक हैं हमारे कंपैरिजन में। किस कंपैरिजन में? सन, मून, स्टार्स, स्काई के कंपैरिजन में। इसके नजदीक होने के कारण हम एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एवरी सेकेंड, एट एवरी इंस्टेंट, ये लाइन ऑफ साइट, इसे ये वर्ड बहुत जरूरी है, इसे समझना जरूरी है। लाइन ऑफ साइट ये एट एवरी इंस्टेंट बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है, बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है। एक के बाद एक ट्री आ रही है, एक पोल आ रहा है, एक बिल्डिंग आ रही है, फिर ट्री आया, फिर पोल आया, फिर बिल्डिंग आया। इस तरह तुरंत बहुत जल्दी में चेंज हो रहा है, उस पर ठहरने का टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक इन कंपैरिजन टू मून और स्टार्स। अब देखते हैं मून और स्टार्स की लाइन ऑफ साइट में चेंज तो वहां भी हो रही है, बट वो इतना डिस्टेंट है, इतने फार अवे हैं कि वो चेंज हमें मिनिमल लगते हैं, बहुत नहीं के बराबर, नेग्लिजिबल महसूस होते हैं। इसके कारण फार ऑब्जेक्ट्स के जो पोजीशन है वो लगभग नहीं के बराबर चेंज होने लगते हैं। वही एट द सेम टाइम नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को चेंज बहुत फ्रीक्वेंटली, बहुत जल्दी नजर आता है। एक ही रीजन था इसका कि लाइन ऑफ साइट बहुत इंस्टेंटली रैपिडली चेंज हो रहा है, और वो रैपिडली फार ऑब्जेक्ट्स के केस में चेंज नहीं होता है। सिर्फ नियर बाय ऑब्जेक्ट्स में जितना पास है वो उतना रैपिडली चेंज होगा, जितना फार अवे है वो जैसे जैसे दूर जाता रहेगा वो लाइन ऑफ साइट भी दूर होता रहेगा, और वो उसका इफेक्ट भी बहुत नेग्लिजिबल होगा कि बहुत तेजी से पीछे जा रहे हैं, नहीं, वो बहुत नेग्लिजिबल इफेक्ट हो जाएगा उसका। तो ये था हमारा 1.16। क्वेश्चन 1.17, द सन इज ए हॉट प्लाज्मा आयनाइज्ड मैटर with its inner core at a temperature exceeding 10⁷ Kelvin and its outer surface at a temperature of about 6000 Kelvin. At these high temperatures, no substance remains in a solid or liquid phase. In what range do you expect the mass density of the sun to be? In the range of densities of solids and liquids or gases. Check if your guess is correct from the following data.
mass of the sun 2 into 10 to the power 30 kg and radius of the sun 7 into 10 to the power 8 मीटर। ठीक है, हमको क्वेश्चन दिया हुआ है एटॉमिक डेंसिटी फाइंड करना है हमको। बहुत बड़ा काम नहीं है, जैसे आपने क्वेश्चन में पढ़ा होगा, आपको सिर्फ मास ऑफ सन मास डेंसिटी फाइंड करना है। मास डेंसिटी इज नथिंग बट मास बाय वॉल्यूम, मास ऑफ सन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सन। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे मास ऑफ सन दिया हुआ है आपके पास, मास ऑफ सन दिया हुआ है, मास ऑफ सन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सन। वॉल्यूम ऑफ सन निकाल लेते हैं 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ सन आ गया 1436.75 इंटू 10 टू द पावर 24 मीटर, या 1.436 इंटू 10 टू द पावर 27 मीटर। ये आ गया आपका मीटर क्यूब, वॉल्यूम है मीटर क्यूब, सॉरी। अब मास ऑफ सन क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो डायरेक्टली अप्लाई करते हैं मास डेंसिटी। मास डेंसिटी हो गया, मास ऑफ सन कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर 30 kg अपॉन 1.436 इंटू 10 टू द पावर 27 मीटर क्यूब। तो मास डेंसिटी हो गया 1.3916 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। या हमने क्वेश्चन में दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में ये दिया हुआ है कि तो रेडियस दिया हुआ 7.0 2 डिजिट्स, मास दिया हुआ 2.0 10 to the power 30 2 डिजिट्स। तो हमारा आंसर भी लास्ट में 2 डिजिट्स में होना चाहिए, 1.4 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। ये हो गया हमारा मास डेंसिटी ऑफ सन। ठीक है, मतलब 14,000 के अप्रॉक्स कुछ डेंसिटी आ रहा है, 14,000 kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी आ रहा है। और हमारा क्वेश्चन था एक और कि इसमें किस रेंज में रहेगा, सॉलिड्स में या लिक्विड्स में या गैसेस में। देखिए गैसेस इतने फ्री होते हैं, ये डिफरेंट सॉलिड्स और लिक्विड रेंज में रहेगा, गैसेस में नहीं हो सकता, क्योंकि गैस की एटॉमिक डेंसिटी सबसे कम होती है। गैसेस एक डेंसिटी आप ये समझ लीजिए, एक पर्टिकुलर आपको साइज दिया हुआ है, कंटेनर दिया हुआ है, उस कंटेनर में कोई पर्टिकुलर आइटम सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, कितना आप उस कंटेनर में कंटेन कर सकते हैं। गैसेस फ्री फ्लोइंग होते हैं, वो कभी भी एक जगह नहीं रह सकते फिक्स होकर। तो सबसे कम एटॉमिक डेंसिटी गैस की होती है, उसके बाद लिक्विड्स की होती है, और सबसे ज्यादा डेंसिटी सॉलिड्स की होती है। तो डेफिनेटली सॉलिड और लिक्विड में रेंज मिलेगा, गैस में तो रहेगा नहीं। तो ये हो गया हमारा 1.77 कंप्लीट।